हेलो गाइज, मैं हूँ रमेश मीना, नर्सिंग ऑफिसर, और आप देख रहे हो मेडिकल टेक्नोलॉजी। तो गाइज, आज का हमारा टॉपिक है कि हमको प्रेगनेंसी के टाइम पर क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए जिससे प्रेगनेंसी में होने वाली कई बीमारियों से हम बच सकते हैं। इस चीज़ को अगर हम अच्छी तरह समझ लेंगे तो कई बीमारियों से हम बच सकते हैं, क्योंकि कई बीमारियां हमारे द्वारा ही बॉडी में पैदा की जाती है, जो हमारी लापरवाही की वजह से भी इंड्यूस होती है उस टाइम पर। तो हम अगर इस चीज़ को अच्छी तरह समझेंगे कि हमको क्या क्या प्रेगनेंसी में सावधानी रखनी चाहिए जिससे हम इस बीमारी से बच सकते हैं, तो ये बीमारियां होने से काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगी प्रेगनेंसी के दौरान। तो चलो हम पहले ये समझ लेते हैं कि प्रेगनेंसी में कौन सी बीमारियां ज़्यादा पैदा हो जाती है। तो जैसे एनीमिक, खून की कमी, शुगर की मात्रा बढ़ जाना, बीपी बढ़ जाना, और वीकनेस, और कार्डियक प्रॉब्लम जैसे, और यूरिनरी इन्फेक्शन जैसे पेशाब वगैरह में इन्फेक्शन होता है वो इन्फेक्शन, एपीएच जैसे रक्त स्त्राव, और कई अन्य डिजीज होती है जो प्रेगनेंसी के दौरान पैदा हो जाती है, और इन बीमारियों को हम काफ़ी हद तक हमारी सावधानी के द्वारा भी कंट्रोल कर सकते हैं। गाइज, आज का वीडियो लॉन्ग जरूर है, थोड़ा लंबा जरूर है, परंतु बिना स्किप किए हुए इसको अच्छी तरह देखोगे आप तो हर बीमारी से जो प्रेगनेंसी के दौरान पैदा होती है उसको काफ़ी हद तक कंट्रोल कर पाओगे आप। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखें। तो पहले हम समझते हैं कि खून की कमी, जो प्रेगनेंसी में ज़्यादातर महिलाओं में खून की कमी होती है, तो इसको हम क्या सावधानी रखकर इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले कि अगर महिला पहले से ही इससे एनीमिया से पीड़ित है, मतलब जैसे महिला के ब्लड में हीमोग्लोबिन पहले से ही कम है, तो उसको पहले से पता करके प्रेगनेंसी कंसीव जब करे तब ब्लड लेवल नॉर्मल हो जाए, या ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा नॉर्मल हो जाए। फिर प्रेगनेंसी के दौरान अच्छा खाए पिए टाइम से, जिस डाइट में आयरन की मात्रा मौजूद हो, अन्य विटामिन, प्रोटीन्स, मिनरल सब मौजूद हो, इलेक्ट्रोलाइट्स, ये ऐसा खाना खाए जिसमें ये सारी चीज़ें मौजूद हो। और इन चीज़ के लिए आजकल यूट्यूब या गूगल पर सब दिया हुआ है कि कौन सी चीज़ में क्या क्या मात्रा पाई जाती है। तो ऐसा फूड खाए जिसमें आयरन की प्रयुक्त मात्रा अवेलेबल हो। महिला को चुकंदर खाना चाहिए उस टाइम पर, दाल की सब्जियां खानी चाहिए, सभी तरह की दालों में भी आयरन होता है। हरी सब्जियां खानी चाहिए, हरी सब्जियों में भी आयरन पाया जाता है। अनार खाना चाहिए, अनार में भी भरपूर मात्रा में आयरन मौजूद रहता है। तो ये खाने से भी महिला में आयरन की कमी नहीं होगी। और ये प्रेगनेंसी कंसीव करने से पहले से स्टार्ट कर देना चाहिए, ताकि प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद भी महिला के ब्लड में आयरन की कमी ना हो। ये तो रही हमारे खान पीन की कि अच्छा हेल्दी फूड खाना चाहिए जिसमें सारे मिनरल्स, विटामिन्स, प्रोटीन, पोटेशियम ये सब मौजूद हो, ऐसी डाइट खाना चाहिए। और मतलब ज़्यादा तिली हुई ऐसी जैसे मिर्च मसाले ये थोड़ा कम खाना चाहिए। और अब है हमारी जैसे एक्सरसाइज करते रहना चाहिए, जिससे उससे हमारा मन मतलब प्रसन्न होगा, तो लेडीज भी प्रसन्न रहेगी, तो उसके अंदर विटामिन्स वगैरह की एनर्जी बनी रहेगी। महिला को फ्रेश हवा लेनी चाहिए, ताज़ा हवा में घूमना चाहिए, जैसे कहीं बगीचे वगैरह शांत जगह पर जहाँ अच्छी ताज़ा हवा है वहाँ पर घूमना चाहिए। और सनलाइट जो सूर्य की पहली किरणों के साथ धूप आती है उसको ले, उससे भी महिला हेल्दी रहेगी और उसका बेबी भी हेल्दी रहेगा और उसमें ब्लड की पूर्ति भी अच्छी तरह से रहेगी, ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा प्रचुर मात्रा में रहेगी। तो इस तरह से हम एनीमिया होने से काफ़ी हद तक बच पाएंगे। महिला को पहले से फोलिक एसिड की टेबलेट खाते रहना चाहिए, जो ये कोई नुकसानदायक नहीं होती है। पहले से महिला को डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए कि मेरा ब्लड लेवल कितना है, अगर कम है तो उसको पहले से कंट्रोल करना चाहिए। उसके लिए आयरन की टेबलेट पहले भी खाई जा सकती है, प्रेगनेंसी से पहले भी। और फोलिक एसिड की टेबलेट प्रेगनेंसी कंसीव करने से 2-3 महीने पहले से स्टार्ट कर देने चाहिए, ताकि बॉडी में फोलिक एसिड की कमी ना हो। और विटामिन्स वगैरह की टेबलेट्स भी हम खा सकते हैं, और प्रोटीन्स के लिए अच्छी डाइट खा सकते हैं। और प्रेगनेंसी कंसीव हो गई तो 3 महीने तक फोलिक एसिड की टेबलेट खाना चाहिए, ताकि महिला की बॉडी में फोलिक एसिड की कमी ना हो।
और 3 महीने कंप्लीट होने पर अगर महिला का HB डाउन है तो फेरस सल्फेट की टेबलेट आती है, वो कंटिन्यू लेना चाहिए 180 mg की पर डे 3 टाइम लेना चाहिए, TDS लेना चाहिए। तो ये टेबलेट्स भी अगर हम टाइम से लेंगे तो भी महिला एनीमिक होने से काफ़ी हद तक बच जाएगी, उसको एनीमिक होने की प्रॉब्लम होगी नहीं, क्योंकि जितना बेबी को ब्लड चाहिएगा या उसकी बॉडी को जितना ब्लड रोज वेस्ट होगा वो रोज अगर हम लेते रहेंगे तो एनीमिक प्रॉब्लम होने की कम संभावना रहती है। जितना बेबी महिला से ब्लड का खींचेगा उतना ही अगर हम ब्लड खुद अपनी बॉडी को देंगे तो एनीमिक होने के काफ़ी चांस कम हो जाते हैं। तो ये टेबलेट्स वगैरह भी लेते रहना चाहिए। फिर भी अगर महिला को किसी तरह से ये पूर्ति नहीं हो पा रही है तो आयरन के इंजेक्शन भी आते हैं, तो ये भी टाइम से लेना चाहिए। अगर ज़्यादा ही वीकनेस है तो फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन पहले से ही करवा के रखना चाहिए प्रेगनेंसी से पहले से ही, ताकि प्रेगनेंसी कंसीव होते टाइम ये प्रॉब्लम ना हो। अब हमारी सेकंड प्रॉब्लम आती है कि महिला का अबॉर्शन हो जाता है। कई महिलाओं का आजकल अबॉर्शन हो जाता है, गर्भपात हो जाता है। तो ये भी इसमें भी जैसे अगर महिला में पहले से वीकनेस नहीं होगी या HB डाउन नहीं होगा तो ये अबॉर्शन होने में भी महिला को काफ़ी मदद मिलेगी कि उसका अबॉर्शन नहीं होगा। तो पहले खून की कमी हमारी अगर पूर्ति है तो अबॉर्शन नहीं होगा। फिर दूसरा हमारा अबॉर्शन का कारण होता है जैसे लंबी यात्रा वगैरह, तो ये भी उस टाइम पर अवॉइड करना चाहिए। तली हुई चीज़ें नहीं खाना चाहिए, गर्म करने वाली जो शरीर में आलू वगैरह, बैंगन, अंगूर, पपीता, ये चीज़ें अवॉइड करना चाहिए। और जो फिजिकल रिलेशनशिप है हस्बैंड वाइफ का वो भी फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो 3 महीने का होता है, फर्स्ट 3 महीने उनमें कम करना चाहिए। तो इससे भी गर्भपात को काफ़ी हद तक बचाया जा सकता है। जो गर्भपात के कई रीजन है, इसके कारणों का मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, तो आप अबॉर्शन के कारण देख सकते हो। उन कारणों को होने से पहले ही अगर हम ध्यान रखेंगे तो अबॉर्शन होने के काफ़ी चांस कम हो जाते हैं। तो इस तरह से ये फिजिकल रिलेशनशिप का भी एक इसमें फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मेन रोल होता है अबॉर्शन होने में। तो महिला और पुरुष ये फिजिकल रिलेशनशिप भी 3 महीने पहले जो प्रेगनेंसी के 3 महीने होते हैं उसमें कम रखे, लिक्विड ज़्यादा ले ताकि अबॉर्शन ना हो। और जैसे ये नारियल पानी लेते रहे, इससे भी अबॉर्शन में काफ़ी हद तक मतलब सहायता मिलती है। जैसे ब्लड के अंदर सारे प्रोटीन्स वगैरह मौजूद रहेंगे, विटामिन्स, पोटेशियम, तो अबॉर्शन को काफ़ी हद तक रोका जा सकता है। इसलिए हेल्दी डाइट लेना और जैसे लिक्विड वगैरह ज़्यादा लेना और मतलब नॉर्मल खाना जैसे जल्दी पचने वाला खाना खाएंगे तो भी हम इस चीज़ से भी काफ़ी हद तक बच पाएंगे। और महिला को तनाव मुक्त रहना चाहिए, बिल्कुल टेंशन फ्री रहना चाहिए, क्योंकि जो होना है वो एक नेचुरल प्रक्रिया है। डिलीवरी तो डिलीवरी के संबंधी में भी कि महिला को कुछ भी चिंता नहीं करनी चाहिए कि कैसे डिलीवरी होगी, कितना दर्द होता है, या बेबी मेरा कैसा है, या ये बिल्कुल उस टाइम पे तनाव मुक्त रहना चाहिए, हैप्पीली रहना चाहिए। जो होगा वो गॉड के ऊपर छोड़ देना चाहिए कि जो है वो नेचुरल प्रक्रिया है, वो अपने आप होगी। सब महिलाओं के साथ होती है, वैसे ही मेरे साथ होगा। तो इस तरह तनाव मुक्त रहना चाहिए। चाय कॉफ़ी की मात्रा भी बहुत कम लेना चाहिए, लिमिट मात्रा में लेना चाहिए प्रेगनेंसी के टाइम पे, क्योंकि ये भी जो कोपिन की मात्रा होती है इनमें, चाय व कॉफ़ी के अंदर कोपिन की मात्रा पाई जाती है, वो भी अबॉर्शन में मतलब एक रीजन माना जाता है। तो ये भी लिमिट में लेना चाहिए। और स्मोकिंग, एल्कोहल, ये भी प्रेगनेंसी के टाइम पर अवॉइड करनी चाहिए। और अबॉर्शन होने का एक मेन कारण इन्फेक्शन भी होता है, माँ का इन्फेक्शन भी। तो चाहे वो वेजाइनल इन्फेक्शन हो, चाहे वो यूरिनरी इन्फेक्शन हो, चाहे स्किन इन्फेक्शन हो, तो इसके लिए साफ़ सफाई हर जगह की, हर पार्ट की साफ़ सफाई महिला को रखनी चाहिए। इससे उसको काफ़ी हद तक इन्फेक्शन से बच सकते हैं। और लिक्विड मात्रा में पानी वगैरह ज़्यादा लेते रहना चाहिए, इससे यूरिनरी जो पेशाब में इन्फेक्शन होता है वो भी नहीं होगा और महिला भी हेल्दी रहेगी और डिहाइड्रेशन नहीं होगा, उसमें पानी की कमी नहीं होगी। तो ये भी एक अबॉर्शन होने से बचाने में बहुत मदद देता है। तो लिक्विड ज़्यादा से ज़्यादा महिला को उस टाइम पर लेना चाहिए। और जैसे अगर इन्फेक्शन है किसी तरह का तो तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, उसकी मेडिसिन आती है तो उससे जल्दी इन्फेक्शन होगा, ताकि बच्चे में अबॉर्शन क्रिएट करने से पहले ही वो इन्फेक्शन कंट्रोल हो जाए। अब हमारा था जेस्टेशनल डायबिटीज़।
कि जो गर्भावस्था में शुगर की ब्लड के अंदर शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, उसको हम क्या क्या सावधानी रखकर कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसमें ब्लड शुगर बढ़ने में पहला हमारा आता है डाइट, कि हमको ऐसी डाइट खाना चाहिए उस टाइम पे, प्रेगनेंसी के टाइम पे, जो ब्लड के अंदर शुगर को बढ़ाने में ज़्यादा इफेक्ट ना करे। जैसे कम मीठा खाना चाहिए, मिठाइयाँ कम खानी चाहिए, काफ़ी हद तक मिठाइयों को अवॉइड करना चाहिए, और जैसे जूस वगैरह भी ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। तो इस तरह चीनी की मात्रा अगर हम कम लेंगे, कि वो किसी भी तरह डाइट में कोई सी भी डाइट में हो, चाहे वो चाय वगैरह में हो, चाहे कोई मिठाई में हो, चाहे फल फ्रूट में है, चाहे जूस में है, तो इस तरह से हमारी डाइट में चीनी की मात्रा बहुत कम होनी चाहिए प्रेगनेंसी के टाइम पे, ताकि जो प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड में जो शुगर लेवल बढ़ जाता है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो सके। तो पहला हमारा डाइट आ गया, इससे में जो शुगर को बढ़ाने में कंट्रोल करेगा। तो डाइट अगर हम ऐसी डाइट लेंगे जो जिसमें शुगर की मात्रा कम है, तो काफ़ी हद तक जेस्टेशनल डायबिटीज होने से हम बच सकते हैं। और जो ब्लड शुगर है वो ओवरवेट वाली महिलाओं में भी होने के चांस रहते हैं, इसलिए प्रेगनेंसी कंसीव करने से पहले से ही अपना वेट मेंटेन करके रखना चाहिए। इसके लिए एक्सरसाइज, आजकल कई तरह की एक्सरसाइज करके भी महिला अपना वेट कंट्रोल कर लेती है। और डाइट में जो कंट्रोल है उसमें जैसे फैट की जो चीज़ें, घी वगैरह, तली हुई चीज़ें, ये कम खाकर भी अपना वेट कंट्रोल कर लेती है। जैसे सलाद वगैरह का सेवन करके, और जो जूस वगैरह एक टाइम पर खाना खाए और एक टाइम पर सलाद जूस वगैरह लेकर, तो इस तरह महिला अपने ओवरवेट को भी पहले से कंट्रोल रखे, तो काफ़ी हद तक शुगर की मात्रा प्रेगनेंसी के टाइम पर लेवल में रहेगी। और इसमें कई एक हो जाता है ओवर एज, तो एज भी जैसे प्रेगनेंसी उस टाइम पर करना चाहिए, जैसे ज़्यादा महिला की एज हो गई है तो ये प्रेगनेंसी में शुगर की मात्रा बढ़ाने में एक काफ़ी इफेक्ट करता है। इसलिए जो 25 से 30 तक या 33 तक प्रेगनेंसी करना, ये एक नॉर्मल पीरियड माना जाता है। तो इसी के दौरान महिला को जैसे 20 से और 35 से पहले पहले ये एक सेफ पीरियड है, इसके अंदर ही प्रेगनेंसी एक महिला को करनी चाहिए। तो ये भी ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में एक काफ़ी मदद करता है। और महिला में को कंटिन्यू हल्का फुल्का काम करते रहना चाहिए, क्योंकि एक्सरसाइज शुगर को कंट्रोल करने का एक मेन मतलब प्लान है, कि इससे अगर महिला हल्का फुल्का काम करती रहेगी या एक्सरसाइज करती रहेगी, मतलब उसकी बॉडी वर्क करती रहेगी, तो ब्लड के अंदर शुगर की मात्रा कंट्रोल रहेगी। तो इस तरह से एक्सरसाइज हो या हल्का फुल्का घर का काम हो, चलते फिरते रहना चाहिए महिला को। और मतलब सुबह की धूप वगैरह लेने के लिए मॉर्निंग वॉक करते रहना चाहिए। तो इस तरह भी महिला अपने ब्लड शुगर को कंट्रोल में रख सकती है। अगर महिला को थायराइड की प्रॉब्लम है तो उसमें भी ये शुगर की मात्रा होने के चांस रहते हैं प्रेगनेंसी के टाइम, इसलिए पहले से ही शुगर की, थायराइड को भी की प्रॉब्लम के लिए भी मेडिसिन भी दी जाती है, उनको लेकर थायराइड का लेवल भी कंट्रोल में रखें, ताकि महिला में प्रेगनेंसी के दौरान शुगर की प्रॉब्लम ना हो। तो इस तरह से ये सावधानी रखेंगे तो काफ़ी हद तक महिला में जेस्टेशनल जो डायबिटीज होती है वो नहीं होगी। महिला में नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है बीपी हाई हो जाना। जैसे प्रेगनेंसी के टाइम पे महिला कई तरह की चिंता करती है, इसके कारण भी बीपी बढ़ जाता है। तो महिला को एक तो बिल्कुल टेंशन फ्री रहना चाहिए, उस टाइम पर किसी तरह की बात नहीं सोचना चाहिए, जो होगा वो सब भगवान सही करेगा, ये सोच के बिल्कुल चिंता मुक्त रहना चाहिए। और जो अपनी डाइट है उसको में भी फैट की मात्रा कम रखे, जैसे मिर्च मसाले कम खाए, तीली चीज़ें कम खाए, और जो चिकनाट वगैरह, घी वगैरह थोड़ा कम ले। तो इस तरह भी महिला अपने बीपी को कंट्रोल कर सकती है। अच्छी डाइट खाए, नॉर्मल डाइट जो जल्दी पचने वाली है वैसी चीज़ें खाए, तो काफ़ी हद तक बीपी नॉर्मल रहेगा और टेंशन फ्री रहे। फिर भी और टाइम से टाइम महिला बीपी का चेकअप करवाती रहे। अगर वो इतना सावधानी रखने के बाद भी अगर बीपी बढ़ा हुआ है तो तुरंत जो डॉक्टर के द्वारा मेडिसिन दी जाती है वो ले, और फ्रेश एयर और में घूमते रहे, ताज़ी हवा में हल्का फुल्का वर्क करते रहना चाहिए। हेवी वेट वाला नहीं, परंतु कम
जैसे नॉर्मल काम करते रहना चाहिए महिला को। अब अगली प्रॉब्लम आती है महिला को गर्भावस्था में इन्फेक्शन, जैसे यूरिनरी पेशाब में इन्फेक्शन या कोई चमड़ी का इन्फेक्शन, स्किन का। तो इसके लिए भी महिला को पहले ध्यान में ये रखना चाहिए कि हर तरह से हर पार्ट की प्रेगनेंसी के दौरान सफाई रखे, अच्छी तरह साबुन पानी से नहाए और लिक्विड मात्रा में ज़्यादा से ज़्यादा ले, कॉन्स्टिपेशन ना होने दे, नॉर्मल डाइट लेना चाहिए और पानी की मात्रा ज़्यादा लेनी चाहिए। इससे भी काफ़ी हद तक इन्फेक्शन से बच सकती है महिला। तो कपड़े स्वच्छ पहने और हर पार्ट की साबुन पानी से सफाई रखे, तो इससे भी महिला इन्फेक्शन से काफ़ी हद तक बच सकती है। महिला में उस टाइम प्रेगनेंसी के टाइम पर वीकनेस रहती है, तो वीकनेस को भी अच्छी तरह खाना पीना पे ध्यान रखेगी तो वीकनेस नहीं होगी। हर तरह से महिला को एक्टिव रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए, ताकि अच्छी भूख लगे महिला को और अच्छा खाना पीना खाने से भी ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। और चक्कर वगैरह की प्रॉब्लम भी जैसे वीकनेस से होगी, तो ये वीकनेस से अपने आप अच्छी तरह खाना पीना डाइट रखेगी तो ये चक्कर की प्रॉब्लम भी प्रेगनेंसी के दौरान महिला को नहीं होगी और किसी तरह की चिंता नहीं करनी। उस टाइम पर अगली प्रॉब्लम आती है रक्त स्त्राव, मतलब डिलीवरी होने से पहले कई महिलाओं को ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो इसके लिए कई रीज़न है, वो मैंने मेरे पहले की वीडियो में बता चुकी हूँ, उनको आप जाकर मेरे वीडियो में अच्छी तरह देखें तो समझ पाओगे। पर इनके लिए मेन जो हमारी सावधानियाँ वो है, जैसे लंबी यात्रा, घुड़सवारी वगैरह ना करें, का वेट ज़्यादा ना उठाए और फिजिकल रिलेशनशिप बनाने में भी थोड़ा ध्यान रखें, कम रखें इस टाइम पर। और चोट वाले काम नहीं करना चाहिए महिला को कि ताकि उस टाइम पर पेट पर या वेजाइनल पार्ट पर किसी तरह की चोट ना हो। इस चोट के काम से भी उस टाइम पर बचना चाहिए। इससे डिलीवरी होने से पहले जो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है वो काफ़ी हद तक रोका जा सकता है, क्योंकि ये भी एक कई महिलाओं में इसी कारणों से, चोट के कारण या फिर कोई घुड़सवारी वगैरह करने या लंबी यात्रा करने से इस टाइम से ही गर्भपात की परेशानी होती है या फिर APH की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये ध्यान रखने से भी ब्लीडिंग को भी कंट्रोल रख सकते हैं। प्रेगनेंसी में और भी कई बातें महिला को ध्यान में रखना चाहिए, जैसे नींद अच्छी तरह से लेना चाहिए प्रॉपरली। रोज महिला को 24 घंटे में से 9-10 घंटे जरूर सोना चाहिए, चाहे वो दिन हो रात हो, कैसे भी करो पर 9-10 घंटे की नींद लेना महिला को ज़रूरी है। रात में जैसे 6 से 7 घंटे सोना ज़रूरी है और दिन में भी 1-2 घंटे का रेस्ट ज़रूर करना चाहिए। और लिक्विड ज़्यादा से ज़्यादा ले, पानी वगैरह, और इसमें नारियल पानी आप ले सकते हैं, क्योंकि नारियल पानी में सब तरह के विटामिन्स, पोटेशियम, मैग्नीशियम, अन्य तरह के मिनरल्स मौजूद रहते हैं, इसलिए ये प्रेगनेंसी में काफ़ी अच्छा माना जाता है। ये वीक में 2-3 बार लेना चाहिए, क्योंकि इससे डिहाइड्रेशन की भी प्रॉब्लम नहीं होगी महिला में, जो पानी की कमी होती है वो भी नहीं होगी, क्योंकि इसमें 95% तक नारियल पानी में पानी मौजूद रहता है, वाटर। इसलिए ये भी महिला के लिए काफ़ी हद तक फायदेमंद है। तो प्रेगनेंसी में नारियल पानी भी जरूर लेना चाहिए। गर्भस्थ शिशु की थैली में भी एमनियोटिक फ्लूइड की कमी नहीं होगी, क्योंकि बेबी को अगर अच्छी तरह फ्लूइड मिलेगा तो वो आउटपुट भी बेबी का अच्छा होगा, तो आउटपुट अच्छा होगा तो उसका इनपुट भी अच्छा होगा, मतलब महिला बच्चा पास भी ज़्यादा फ्लूइड करेगा तो स्वॉलिंग भी ज़्यादा फ्लूइड करेगा। तो इस तरह उस टाइम पे फ्लूइड की कमी ना होने से महिला में, बेबी के अंदर भी फ्लूइड की कमी नहीं होगी और एमनियोटिक फ्लूइड की भी कमी नहीं होगी। जिसमें बच्चा तैरता रहता है वो एमनियोटिक फ्लूइड, उस पानी की भी काफ़ी हद तक प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस तरह से अगर ये मैंने जो आपको प्लान बताया, अगर इनको महिला अच्छी तरह से फॉलो करेगी तो बीमारी, जो प्रेगनेंसी के टाइम पर बीमारियां पैदा होती है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल होगी, काफ़ी हद तक महिला उन प्रॉब्लम से बच पाएगी। तो आप सभी से मेरा यही कहना है कि मैंने जो आपको जितनी भी तरह के प्लान बताए हैं वो प्रेगनेंसी के टाइम पर इनको ज़रूर फॉलो करें, और वीडियो को अच्छी तरह देखोगे तो आप पूरी तरह से समझ पाओगे कि महिला को क्या क्या प्रेगनेंसी के टाइम पर ध्यान रखना चाहिए। तो मेरा पूरा वीडियो बिना स्किप किए आप देखोगे तो ज़रूर समझ पाओगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।